एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अब वुमन डॉक्टर संग का हाथ अपने हाथ में पकड़े बताता है एक मर्सिनरी की ड्यूटी होती है अपने मिशन को पूरा करना। तो यहाँ पर डॉक्टर संग को उसके हाथों से मरना होगा क्योंकि ये उस मरी गई लड़की के पिता की इच्छा थी जिसने उसे हायर किया होता है। जिस बात पर डॉक्टर संग बताता है कि जिसने भी उसे हायर किया है वो वुमन को उससे ज़्यादा पैसे दे सकता है। जिस बात पर वुमन बताता है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही ज़िंदगी होती है, आखिर डॉक्टर संग उसे अपनी 2 ज़िंदगियां कैसे दे सकता है। इस बात का शायद मतलब होता है कि उस बच्ची के पिता ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर रखकर वुमन को एक कमीशन दे दी। और फिर वो जाते हुए येचिंग को बताता है कि अगली बार वो जब मिलेंगे वो लगन से और ताकत से लड़ेंगे। पर येचिंग उसकी बात का कोई भी जवाब ना देता हुआ सीधा का सीधा उस मैसिव टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद अपने से थोड़ी आगे की दूरी पर वो वहीं पाता है मॉन्स्टर बेयर बनी हुई अपनी बहन शाजो को। अपने भाई को अपने सामने देखकर वो एकदम इमोशनल होकर रो पड़ती है और उससे माफ़ी मांगती है। येचिंग बताता है, शाजो ये मैं हूँ, तुम्हारा भाई, मुझे माफ़ करना कि मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया, पर भार भी संभालने के लिए कुछ मुश्किलें थीं। उल्टा उससे माफ़ी मांगती शाजो बताती है कि यहाँ पर माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए थी क्योंकि उसी की वजह से तो उसका भाई भी रिस्क में पड़ा था। एक्चुअली वो चाहती तो नहीं थी कि उसका भाई भी अपनी जान खतरे में डाले और वो फिर भी मन में इच्छा रखती थी कि येचिंग उसे बचाने को आएगा। येचिंग उसे बताता है अब सब कुछ ठीक हो चुका है और कोई भी खतरा नहीं होता है और ना ही अब यहाँ पर मॉन्स्टर बचे थे, तो शाजो अब बिल्कुल ठीक रहेगी। इस बात पर मना करती रोती हुई शाजो बताती है कि एक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा बचा है और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि शाजो खुद बन चुकी है। और मॉन्स्टर के रूप में भी ज़ोर ज़ोर से रोते हुई वो बताती है कि वो हर एक चीज़ के लिए अपने भैया के सहारे है, जबकि वो दिल से चाहती थी कि उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा करे, पर उसी के साथ साथ हमेशा अपने आप को कोसती थी कि वो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती, अपने भाई की तरह एक हीरो नहीं बन सकती, जबकि वो भी व्हीलचेयर से उठकर अपने दम पर खड़ा होकर येचिंग पर एक बोझ नहीं बनना चाहती थी। और अब तो उससे भी बदतर चीज़ हो गई थी कि वो उल्टा ही एक मॉन्स्टर बन गई थी। येचिंग उसे प्यार से बताता है कि आखिर तो क्या हो गया, क्योंकि वो खुद इतने इंसानों से मिला है जो बाहर से इंसान होते हैं और अंदर से राक्षसों से भी बदतर होते हैं, और वैसे ही उल्टा कुछ लोग बाहर से राक्षस लगते हैं और अंदर से उनका दिल उसकी प्यारी बहन की तरह होता है। पर शाजो बताती है कि क्या उसका एक मॉन्स्टर बन जाना ठीक होगा, क्योंकि ऐसा ना हो उसके भाई को उससे थोड़ी घबराहट और डर महसूस हो। जिस बात पे एकदम मुस्कुराता येचिंग बताता है, आखिर तुम क्या बात कर रही हो, मेरा काम ही तो राक्षसों से भिड़ना है, तुम्हें देखकर ही पहचान जाता हूँ कि एक असली राक्षस कौन है। और तभी अपने आसपास दूर देखता है कि वहाँ पर ना जाने कितने मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े हो रखे थे। और शाजो की तारीफ करता हुआ वो बताता है कि उसकी बहन तो शायद सच में ही काफ़ी ताकतवर बन गई है। और वो पूछता भी है कि क्या सच में ये सारा कांड अकेले शाजो ने किया होता है, जिस पर वो एक्साइटेड हुई बताती है कि सभी तो नहीं, पर जब वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी वो एकदम आसानी से इन सभी को पीट पा रही थी और कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। और वो एक एक हिट में सभी मॉन्स्टर्स को मार रही थी कि तभी ये बातें करते करते उसकी मॉन्स्टर बॉडी धीरे धीरे कर कर काफ़ी चमकने लगती है और शाजो को थोड़ा डर लग जाता है कि आखिर अब इससे बड़ा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जिससे बिल्कुल ही उल्टा उसी वक्त वो मॉन्स्टर का शरीर अचानक ही सिमट कर पूरा गायब हो जाता है और शाजो वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है। और अब इस चीज़ से एकदम कंफ्यूज हुई वो सोच रही थी आखिर वो इतनी खतरनाक एक मॉन्स्टर बन गई थी तो आखिर अचानक ही अपने आप ऐसे टाइमिंग पे वो वापस इंसानी रूप में कैसे आ गई। जिस बात पर उसे वापस व्हीलचेयर पर बिठाता हुआ येचिंग बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी सारा माना लगता है, तो बेशक जब शाजो का माना खत्म हो जाएगा वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो शाजो यहाँ पर कोई राक्षस नहीं बनी थी, बस उसे एक एबिलिटी मिल गई थी जिसे शेप शिफ्टर की ताकत कहा जाता है। और अगर जब भी शाजो अब चलना चाहती है वो वापस से कभी भी बेयर बन सकती है और इधर उधर चल सकती है। शाजो अब इस बात से खुश हो जाती है कि आखिरकार वो फाइनली अपने खुद के कदमों पर चल पाएगी, जिस पर येचिंग भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है एक नया जॉब चेंजर बनने के लिए। शाजो पूछती है कि क्या वो अपने भाई की तरह बन सकती है, जिस बात पे मना करता येचिंग बताता है कि ना, बिल्कुल नहीं, वो शाजो को किसी भी खतरे वाली जगह में नहीं जाने देने वाला और ये बेस तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वहाँ से जाते हुए शाजो बताती है, वैसे भैया आप आते वक्त किसी और व्यक्ति से मिले जो थोड़ा थोड़ा आपकी तरह लगता है,
उसने मुझे बताया होता है कि वो आपसे खुद मिलना चाहता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आप और वो काफ़ी एक जैसे हैं, और वो ये भी कह रहा होता है कि शायद तुम्हारे भाई को मारना मेरे जितना ही मुश्किल होगा। और बेशक ये चिंग समझा होता है कि शाजो वो वुमन की बात कर रही थी, पर वो फालतू में इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। इसलिए ये बताकर कि उसकी पक्का उस बंदे के साथ नहीं जमती, वो शाजो को उस बेस गेट से बाहर ले चलता है। और अब हमें सीधा ही कुछ दिन बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम ये चिंग को घर में आराम से सोता हुआ पाते हैं। और वो तो आराम से सो रहा होता है, पर उसका फ़ोन काफ़ी टाइम से ही ज़ोरों ज़ोरों से रिंग कर रहा होता है, जिससे अब ये चिंग की भी आंख खुल जाती है और वो भी उस फ़ोन को उठाता है। उससे एक व्यक्ति पूछता है कि आखिर ये चिंग इतने दिन से एब्सेंट क्यों था, और सिटी पब्लिक मार्केट के जॉब के बाद उसने ये चिंग को उसके बाद देखा तक नहीं था। कॉल पे आदमी बताता है कि उसके बॉस ने बताया होता है कि ये चिंग ने डिसाइड किया था उस द ब्लड थ्रस्ट के बंदे के साथ काम करने का। उस बात का जवाब देता हुआ यचिंग भी बताता है, माफ़ कीजिएगा अंकल, पर मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो बेशक मुझे पैसे कमाने के लिए हर एक तरह की जॉब ढूंढनी पड़ेगी। कि फिर उससे वो अंकल पूछते हैं कि क्या यचिंग अभी भी स्कैवेंजर का काम करता था, जिस बात पर यचिंग भी हाँ करता है कि वो अभी भी एक स्कैवेंजर ही है। जिस बात पर वो चिल्लाता हुआ बताता है, येचिंग अभी काफ़ी छोटा और जवान है, तो इसलिए उसकी सेफ्टी की चिंता होती रहती है, पर क्योंकि अब येचिंग ने एक नई जॉब ढूंढ ली थी, तो अब उसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए वो येचिंग को उसका और अपनी बहन का ध्यान रखने को कहता है। ये बातें कर वो कॉल को काट देता है। तभी येचिंग अपने फ़ोन में नोटिस करता है, उसका दिल खुश कर देने वाला एक नोटिफिकेशन आया होता है कि येचिंग के अकाउंट में पूरे 2.4 मिलियन भेजे गए हैं, वो भी लू शिंगन से, जिससे येचिंग भी खुश हो जाता है कि शिंगन सच में अपना काम काफ़ी जल्दी करती है। और वो मैसेज लिखकर बताती है कि उसने सभी सामान को अपने नाम से बेचा होता है, तो येचिंग को किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। और इतने सारे ज़ीरोज़ को देखकर वो बेशक एकदम खुश हो गया होता है, और खुश होता वो बोलता है, मैंने अपनी अभी अभी पाई गई सभी लूट को, जो मुझे बीस्टे से मिले थे, शिंगन के नाम से बेच दिया है। और क्योंकि बेशक वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कोई भी शक नहीं करेगा कि उसके पास इतनी सारी लूट कहाँ से आई। और एक्चुअली पिछली रात येचिंग शिंगन से मिलने गया था, और उसकी जगह पर पहुंचकर वो अपनी स्कैवेंजिंग एबिलिटी से बहुत ही सारे हथियारों को निकालकर बाहर फेंकता है, जिसे देखकर शिंगन भी पूछती है आखिर येचिंग कब से कहाँ गया था, आखिर ये कमाल का सामान वो कहाँ से लेकर आया था। जिस बात का जवाब देता हुआ येचिंग उसे बताता है, मैं बस कचरा इकट्ठा करके स्कैवेंज करने के लिए अब इसमें गया था, और वहीं से मुझे ये सारी चीज़ें मिली। और बेशक शिंगन को इन बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो तो येचिंग की एबिलिटीज़ जानती थी, और ये भी कि ऐसी क्वालिटी का सामान ऐसे थोड़ी ना मिल सकता है। इसलिए येचिंग को साफ साफ सच बताने को कहती है। येचिंग सीधा सीधा उसे बताता है, मेरे लिए इन सभी हाई क्लास आइटम्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं था, तो एक हिसाब से मेरे लिए स्क्रैप है, क्योंकि लेवल 1 की होने की वजह से मैं हाई लेवल आइटम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जिस बात पे उसे हल्का सा मुक्का मारते शिंगन भी कहती है कि कितनी मजाक की बात है कि येचिंग अभी भी लेवल 1 स्कैवेंजर में फंसा रखा होता है। तभी उसकी बॉडी पर हाथ मार के उसे महसूस हुआ होता है कि येचिंग का शरीर तो पहले से पक्का और काफ़ी बिल्ट हो चुका था। जिस बात पर येचिंग बताता है कि उसने थोड़े टाइम में काफ़ी चीज़ें की थी, तो इसलिए वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और पक्का हो चुका है। एग्री करते शिंगन बताती है, ये स्कैवेंजर का ऑक्यूपेशन एक नई ही तरह की जॉब है, जिससे कुछ भी कर येचिंग अपना लेवल तो नहीं बढ़ा पा रहा होता है, पर फिर भी बाकी तरीकों के जरिए वो ताकतवर तो ज़रूर बन पा रहा होता है। जिस बात पर येचिंग बताता है कि वो सिर्फ आम सा कचरा उठाने वाला आदमी है, और बेशक उससे भी ताकतवर बनने का एक अलग ही तरह का मज़ा और मतलब होता है। कि फिर शिंगन उससे पूछती है कि क्या येचिंग वर्ल्ड कमेटी में जाकर हंटर एग्ज़ाम देना चाहता है, और वो देने के लिए उसे लीगल जस्टिफिकेशन चाहिए थी उन चीज़ों के लिए जो उसे अभी इस पर मिली थी। जिस बात पर येचिंग उससे पूछता है कि क्या अगर उससे वो हंटर सर्टिफिकेट मिल गया, तो क्या वो हंटर के तौर पर अब इसमें एंटर कर पाएगा। जिस बात पर शिंगन हाँ करती हुई बताती है कि अभी के हालात में येचिंग चोरी चुपके से अब इसमें जा रहा होता है, पर अगर ऐसे हालातों में पकड़ा गया तो उसे जेल भी हो सकती थी, और येचिंग को अपने टेस्ट में जाकर ये दिखाना पड़ेगा कि आखिर एक लेवल 1 का होने के बावजूद भी वो आखिर एक हंटर बनने के काबिल क्यों है। और शिंगन को तो येचिंग की स्किल्स पर बिल्कुल भी डाउट नहीं था, पर उस टेस्ट के लिए उसे एक रेफरी चाहिए होगा, और अगर येचिंग चाहता है तो वो उसकी रेफरी बन सकती है, ताकि वो अपनी सक्सेस में कामयाब हो पाए। उसके मुंह में वो मुस्कुराहट देखकर येचिंग पूछता है, क्या वो सच में ये कर सकती है। पीछे शिंगन अपने गार्ड को बताती है कि उन्हें बस यही कहना है कि सारे इक्विपमेंट उससे मिले थे, और वो येचिंग को एक बात साफ करती है कि पिछली बार येचिंग ने उसकी मदद की थी, और उसका ये कर्जा चुकाने वाला भी रह चुका होता है। और वैसे ही एक दिन पहले ये सारा मामला हुआ था। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर अब उस अंकल से बात करने के बाद येचिंग अपने बिस्तर से उठकर चलने लगता है कि तभी उसके पैर से नीचे पड़ा हुआ एक बक्सा टकराता है, और येचिंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये बक्सा क्या होता है और यहाँ पर क्या कर रहा होता है। तभी उसके सामने ही बैठी शाजो वहाँ पर आकर बताती है, भैया आपके घर में किचन तक भी नहीं है, तो मुझे आपके लिए एक बेंटो खरीद कर लाना पड़ा। और उसे इतनी जल्दी जगी देखकर वो शाजो को गुड मॉर्निंग कहता है।
वो पूछता है कि आखिर वो आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई। जिस बात पर एक्साइटेड हुए वो बताती है कि बेड रिटर्न होने के बाद से वो पहले तो हॉस्पिटल में रहती थी, फिर अब इसमें फंस गई थी, और अब आखिरकार अपने भाई के साथ घर में आकर वो बस सारा दिन बिस्तर पे पड़ी नहीं रहना चाहती थी। और फिर खाना खाता हुआ यचिंग शाजो से उसकी लेग्स की कंडीशन पूछता है कि क्या उसकी बॉडी में कुछ भी बदलाव आया होता है। जिस बात पर शाजो बताती है कि कल से ही उसका शरीर धीरे धीरे बदलना शुरू कर गया होता है, और अब वो एक्चुअली में थोड़ा बहुत हिल पा रही थी, यानी थोड़ा बहुत चल पा रही थी। और उसी पल ये चिंग को दिखाने के लिए वो अपनी पूरी लगन से उस व्हील चेयर से अपनी दोनों लातों पर उठ जाती है। और ये चिंग ये देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर शाजो ने एक ही लात में कुछ कर कर उठना कैसे सीख लिया है। पर शाजो की कंडीशन पूरी तरह से अभी भी सही नहीं थी, और उसकी लातें थोड़ी थोड़ी अभी भी कांप रही थीं। और फिर थक कर फिर से बैठकर वो बताती है उसे सच में काफ़ी डर लग रहा होता है कि वो फिर से भालू बनकर पूरे घर को तहस नहस कर देगी, तो इसलिए उसने अपने पूरे ही ध्यान से सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर कॉन्सेंट्रेट किया। जिस बात पर ये चिंग उसे बताता है जब तक वो यहाँ पर है शाजो को किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपने आप पर ज़्यादा बोझ डालने की भी। इस बात पर हंसती हुई शाजो बताती है कि वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है, इसलिए वो हर बार थोड़ा थोड़ा ट्राई कर कर अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश करेगी, ना कि ज़बरदस्ती अपने आप पर जोर डालेगी। कि ब्रेड को खाता खाता ये चिंग भी वहाँ से बाहर जाने को तैयार हो रहा होता है। उसे बाहर जाता देखकर फिर से अकेलेपन से नाराज़ होकर शाजो उससे पूछती है कि आखिर भैया कहाँ पर जा रहे थे। जिस बात पर वो बताता है कि उसे आज कुछ काम होता है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। जिस बात पर शाजो पूछती है कि अगर उसे छुट्टियों वाले दिन कौन सा काम होता है। फिर वो कुछ कहकर काम का बहाना देकर वहाँ से चला जाता है, और एकदम शक में शाजो सोच रही थी कि कहीं उसके भाई को कोई बंदी तो नहीं मिल गई जिससे वो छुट्टी के दिन मिलने जा रहे हैं, और उसे शक हो गया होता है कि वो पक्का अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा होता है। और अब यहाँ पर ये चिंग वो हंटर टेस्ट देने वाली जगह पर आ चुका होता है। दूर से देखता हुआ वो नोटिस कर पाता है कि वहाँ पर तो पहले से भी काफ़ी ही ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। जिस बात से परेशान होता वो सोच रहा था कि आखिर ये काम इतना ज़्यादा मेहनती और कॉम्पिटिटिव क्यों है, कि तभी उसके पीछे से आती एक आवाज़ ये चिंग को पूछती है कि क्या ये चिंग भी यहाँ पर उस हंटर एग्ज़ाम को देने के लिए आया है, और अगर हाँ तो आखिर वो किस हंटिंग टीम को ज्वाइन करना चाहेगा। ये चिंग जब अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि उससे बुलाने और उससे बातें करने वाला और कोई नहीं बल्कि जोतो था, जो ये चिंग को टाइम बाद देखकर काफ़ी खुश होता है। उसका हाल पूछता वो ये चिंग से पूछता है कि क्या वो भी यहाँ पर ये हंटर एग्ज़ाम देने को आया होता है। ब्रो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि आपके पास हंटर सर्टिफिकेट नहीं था। जिस बात में हाँ करता ये चिंग बताता है कि वो अभी अभी सर्टिफिकेट लेने आया था, क्योंकि अब उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे। पहले वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी पैसे लगते थे। और वो जोतो से पूछता है कि उसके पास तो सर्टिफिकेट पहले से था ना, तो क्या आजकल इसका हाल चाल पहले से बढ़िया था। जिस बात पर वो बताता है कि वो ये चिंग की एडवाइस मानकर हथियारों से क्लोज कॉम्बैट यानी लड़ना वगैरह तो सीख रहा है, पर फिलहाल के वक्त तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट ज़्यादा कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि ज़्यादातर हंटिंग टीम्स को लगता था कि वो बस एक्सपीरियंस लेने के लिए उनके साथ चिपका है, और इसीलिए वो तब तक टीम्स को भी ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक वो उन्हें भरोसा ना दिला पाए कि वो लड़ने में काबिल है। और वो खुश हुआ ये चिंग को बताता है कि अगर ये चिंग को हंटर सर्टिफिकेट मिल गया तो उसे एक बात तो पक्की पता है कि ये चिंग मेन डीपीएस यानी लड़ने में सबसे काबिल बनेगा, यानी लड़ने में सबसे काबिल। जिस बात पर हाँ करता ये चिंग भी बताता है कि उसका तो बिल्कुल यही प्लान था। तभी सेंटर सर्टिफिकेट जगह पर दो अजीब से छपरी दिखने वाले बंदे आते हैं। छपरी इसलिए क्योंकि एक तो इनके बाल सेम जैसे थे, और दूसरा एक के बाल लाल थे और एक के नीले। वो दोनों ही अपने बॉस के लिए रास्ता बना रहे थे, रास्ते में सभी खड़े लोगों को दूर कर रहे थे। तब एंट्री मारता हुआ उनका बॉस भी चलता आता है, जो एक लंबा चौड़ा सूट बूट पहना हुआ आदमी था, जो बकवास करता बता रहा होता है कि आखिर उस जैसे बंदे को एक सर्टिफिकेट लेने के लिए एक बेकार सी लाइन में लगना पड़ा था। और वो दोनों छपरी बाकी आए गए लोगों को दूर करते बताते थे कि उनके बॉस के पास गॉड चोजन जॉब थी, और अगर किसी ने भी उनके बॉस के सर में दर्द किया तो वो उसे यहीं पर पीट डालेंगे। और अब वहीं पर जगह पर पीछे पीछे आ गया ये चिंग उस गॉड चोजन जॉब के बारे में सोचकर सोचता था, इस बंदे के पास गॉड चोजन जॉब है। जहाँ तक मुझे याद है ऐसी ही जॉब लू शिंगन के पास भी थी, वो एक गॉड चोजन नाइट थी। इसके नाइट स्किल्स के साथ साथ इसके पास ऐसा मैजिक था, वो शील्ड सम्मन करने के साथ साथ हील भी कर सकती थी। साथ ही इसकी ग्रोथ का पोटेंशियल बाकियों से बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए बाकी जॉब के मामले में इसकी जॉब को एक एस क्लास की जॉब कहा जाएगा। और गॉड चोजन जॉब्स थोड़ी इस तरह से होती हैं जिसमें तुम्हारी ताकत बाकियों से बहुत ही जल्दी बढ़ती है, और तुम्हारे स्टैट्स भी बाकियों से ताकतवर होते हैं, जबकि तुम्हारी कमजोरियों को कम कर दिया जाता है। तभी तो इसे भगवान की दी गई ब्लेसिंग माना जाता है।
ये चिंग बताता है कि पहले बस गॉड चोजन वाले बंदे को जाने देंगे और वो उसके बाद ही टेस्ट करवाएगा, जिस बात पर जो तो मान जाता है। और अब अपने छपरी साथियों को लेकर काउंटर पर बैठी गई मिस को बताता है कि उसे अभी के अभी जल्दी जल्दी फटाफट एक सर्टिफिकेट चाहिए, जिस बात पर ऑलरेडी अपने काम से परेशान वो लेडी उस आदमी से पूछती है कि आखिर उसे किस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए। वो हवा में उड़ता हुआ बताता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है, मुझे भगवान ने चुना है तो आखिर मैं किस तरह का सर्टिफिकेट तुमसे मांगूंगा। शायद मैं यहाँ पर जिसके लिए अप्लाई करने वाला हूँ वो है ऑल इन वन सर्टिफिकेट। ये बात सुनकर वहाँ पर बाकी आए गए हंटर्स आपस में बातें करने लगे थे कि ये बंदा तो सच में ही काफ़ी कमाल का होगा अगर ये सच में ऑल इन वन सर्टिफिकेट पाना चाहता है तो। जिस पे कुछ बाकी बातें कर रहे थे, उसके पास एक गॉड चोजन जॉब है और बेशक वो इसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा, सर्टिफिकेट पाने की सभी रिक्वायरमेंट्स को पास कर जाएगा। और उसकी तारीफ़ें की बातें सुनकर दोनों छपरी हंसते हैं। वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोगों की बेइज्जती करने लगते हैं। बेशक उनके बॉस के पास एक टॉप लेवल का टैलेंट था, बाकी यहाँ पर जो भी निकम्मे आए थे वो सभी के सभी फट्टू थे, ऐसा उनका मानना था। तभी उसी भीड़ से निकलती हुई एक लेडी आती है जो उस बंदे को ताना मारते बताती है कि उसे उस नमूने की शक्ल देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि उसके पास सच में कोई टॉप लेवल का टैलेंट हो सकता है। लड़की को देखने के बाद वो आदमी उसकी खूबसूरती पर एकदम फिदा हो जाता है और बावलों की तरह बताता है, ओ वाओ, मुझे लगा नहीं मुझे इस जैसी जगह पर तुम्हारे जैसी खूबसूरत बंदी दिख जाएगी, तो क्या इस एग्ज़ाम में साथ लड़कर मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो। जिस बात पर वो लड़की बताती है कि सच में उस आदमी को अच्छे से सपने देखने चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ टीम अप करे ऐसा इस सदी में भी नहीं होने वाला। उसे देखने के बाद एक्चुअली में सच में काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत थी, तो ऑब्वियसली समझ सकते हो ना। वो फट्टू आदमी उसे हवा में चढ़ाता हुआ उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करता बताता है कि उसके पास एक गॉड चोजन जॉब है और वो सिर्फ लड़ने में ही अच्छा नहीं है बल्कि रात को बिस्तर तोड़ने में भी अच्छा है, मजदूर होगा बेचारा। तो इस बात का अच्छे से मतलब समझते हुए वो लेडी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। अपने हाथ को ऊपर कर कर वो हल्की सी एक चुटकी ही बजाती है। उसी पल उस आदमी के ऊपर एक धमाका होता है। उसी पल धमाके से एकदम ही दूर जाकर तड़पता गिरता है और अगले ही पल आग में जलने लगता है। दोनों मूर्खों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस आग को कैसे हटाएं। बस बातों से उस लड़की को धमकाते ही रह जाते हैं कि उसने उसके बॉस के साथ ऐसा किया होता है तो उसकी सजा उसे मिल ही जाएगी। ये नज़ारा देखकर तो पीछे जो तो हंस रहा था, क्योंकि उसे सच में मज़ा आता था जब ज़्यादा एटीट्यूड वाले बंदे को सज़ा मिलती थी। यहाँ पर ये चिंग भी उस लड़की की स्किल से इम्प्रेस था। उसे पता लगता था कि वो कोई बिगनर तो बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ पर उस बंदे की फटी हालत को देखकर सब यही बातें करने लगे थे कि ये बंदा तो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ये गॉड चोजन है, पर अब इसकी फटी हालत देखो। और बेशक अब अपनी पूरी इज्जत गंवाने के बाद वो आदमी एकदम गुस्से भी चिल्लाने लगता है, ए पागल औरत, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरी इज्जत गई है तो बेशक तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा और आज मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वैसे उस लड़की को मारने के लिए उसने अपने हथियार भी बाहर निकाल लिए थे, लेकिन उसी पल वो आदमी अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस करता है। अब ये देखने के लिए कि अब किस चूजे की हिम्मत हुई थी उसे ये करने से रोकने की, वो इस दिशा में मुड़कर देखता है और चिल्लाता हुआ बताता है, खैर अब तुम कौन हो जिसमें मुझे रोकने की हिम्मत आई है, क्या तुम यहाँ पर लड़की के साथ साथ यहीं पर मरना चाहते हो। पीछे देखकर वो महसूस करता है कि उसकी मौत उसे घूर रही थी। उसके पीछे खड़े मौजूद आदमी से बहुत ही भयंकर और किलर और आ रहा था, जिससे इसकी एकदम ही टाइट हालत हो जाती है। हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ये चिंग ही था, जो अब थोड़ा शांति से उस आदमी को बताता है यहाँ पर एग्जामिनर्स भी मौजूद हैं, तो अगर वो आदमी अपनी स्किल का यहाँ पर बेवकूफ़ की तरह इस्तेमाल करेगा तो यहाँ पर मुश्किलों में पड़ सकता है। जिस बात पर वो भी समझकर हाँ कर देता है और थोड़ा सा घबराया हुआ बस सोच रहा था कि आखिर कुछ ही समय पहले उसे इस बंदे से इतना ज़्यादा भयंकर और कैसे आ रहा होता है। और तभी वहाँ पर दो ताकतवर गार्ड्स के साथ वो एग्जामिनर लेडी आती है। वो गुस्से में साफ साफ बताती है कि यहाँ पर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही मना कर रखा है। जिस बात पर ये चिंगू से बताता है, आज के दिन सच में ही काफ़ी गर्मी थी, यहाँ पर सभी का ही मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा था, इसलिए यहाँ पर बस थोड़ी बहुत बहस हो गई थी। फिर वो लड़की भी बीच में आकर माफ़ी मांगते बताती है कि वो बंदा उसे परेशान कर रहा था, इसलिए वो खुद पर काबू नहीं कर पाई। जिस बात को सुनकर लेडी साफ बताती है कि अगली बार किसी ने भी कोई मुश्किल डाली तो उसे कानून के तौर पर यहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। और फिर एग्जामिनर उस लड़की से पूछती है कि आखिर उस लड़की की जॉब क्या थी और वो यहाँ पर कौन से सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने आई थी। जिस बात पर वो बताती है कि वो एक फायर एलिमेंटलिस्ट है जो मैजिक डैमेज डीलर का सर्टिफिकेट लेना चाहती है, यानी एक तरह से मेज का। जिस बात पर वो एग्जामिनर बताती है कि अभी भी इन हरकतों की वजह से उसे टेस्ट लेने के लिए यहाँ इस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखना पड़ेगा। और वैसा ही वो लड़की करती है और अपने पूरे हाथ को उस क्रिस्टल पर रख लेती है, जो क्रिस्टल उसकी ताकत और एबिलिटीज़ को असेस कर रहा होता है। और तभी उस क्रिस्टल से आ रही उस एनर्जी से वो एग्जामिनर देख पाते हैं कि उस लड़की के कोर से काफ़ी ज़्यादा ताकत महसूस हो पा रही थी।
पर क्योंकि यहाँ पर आजकल काफ़ी सारे हादसे हो रहे थे और ज़्यादा हाई लेवल के हंटर आजकल अबिस में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहे थे, तो इन्होंने सेफ्टी का इंतज़ाम और भी पक्का कर दिया था और इसलिए और भी अच्छी से टेस्ट देने के लिए उस लड़की को उसके साथ अंदर आना होगा और वो लड़की ऐसी झंझटों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती थी। इसीलिए एक बहाना लगाते ही वो बताती है, माफ़ कीजिएगा पर मेरे ख्याल से इस बार चेकिंग में थोड़ी गलती हो गई होगी। क्या मैं प्लीज़ एक बार फिर से ट्राई कर सकती हूँ? इस बार मैं अच्छे से फोकस करूँगी। और फिर इस बार जब वो उस क्रिस्टल पर हाथ रखती है, उसे बिल्कुल ही ठीक एनर्जी महसूस होती है, जिससे वो एग्जामिनर भी कहती है कि हाँ, ये तो ठीक ठाक ही है। जिस बात से अब एकदम ही खुश होकर वो लड़की खुशियों में इधर उधर कूदने लगती है और उसी के साथ कूद रहे थे उसके दो बड़े बड़े हाथ, स्लीव्स, जिससे उसकी खुशियां साफ जाहिर हो रही थीं। और ये चिंग भी उसकी तरफ देखता सोच रहा होता है कि आखिर क्या वजह है कि इस लड़की पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल कैसे गई, जबकि कुछ टाइम पहले वो एकदम गुस्से वाली लड़की लग रही थी, पर अब एकदम इसकी उल्टी और एकदम खुश मिजाज। और अब वो एग्जामिनर पूछती है कि फालतू की बात छोड़कर आखिर अब आगे कौन था जो सर्टिफिकेट लेने आया था। जिस बात में हाँ करता हुआ ये चिंग आगे बढ़ता है और जोतुंग उसके साथ खड़ा पूरी पूरी उसकी तारीफें कर रहा होता है कि ये चिंग तो पक्का ही अपनी ताकतों के साथ पूरे के पूरे टेस्ट में पास हो जाएगा। और फिर वो एग्जामिनर पूछती है कि आखिर ये चिंग किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा था, जिस बात पे वो बताता है कि वो ऑल इन वन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा होता है। जो बात सुनकर वो मिस साफ साफ बताती हैं, सिर्फ वही लोग जिनके पास गॉड चोजन जॉब होती है उनमें ही हिम्मत होती थी ऑल इन वन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की। इसलिए वो यीचिंग से उसकी जॉब पूछती हैं कि शायद उसकी भी कोई गॉड चोजन जॉब थी। जिस बात पर यीचिंग बताता है कि वो एक स्कैवेंजर था और अब फिलहाल के वक्त उसका लेवल 1 था। अरे ये बातें सुनकर कि यीचिंग बस एक स्कैवेंजर था, बाकी आए गए लोग उसकी जॉब के ऊपर हंसने लगते हैं कि आखिर यीचिंग को किस तरह की घटिया जॉब मिल रखी थी और उसकी फिर भी हिम्मत पड़ रही थी वो ऑल इन वन सर्टिफिकेट मांगने की। जोतुंग यीचिंग की सपोर्ट में खड़ा बाकी सभी पे बरसता हुआ उन्हें बता रहा होता है कि इसका ब्रो यीचिंग उन सभी के सभी को यहाँ पर अकेला हरा सकता है। फिर यहाँ पे यीचिंग उस एग्जामिनर को बताता है कि उसे बस एक ऐसा रोल चाहिए था जिससे वो किसी भी टीम में सूट कर पाए, ताकि उसे भविष्य में कोई भी मुश्किलें ना हो। जिस बात पे वो एग्जामिनर भी बताती है कि वो ऑल इन वन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई तो कर सकता है, पर अगर यीचिंग उसके लिए काबिल नहीं है तो वो टेस्ट उसके लिए मुश्किल हो सकता है। और यीचिंग को अभी भी पता चला था कि इसके लिए कोई टेस्ट भी होता था। और पीछे वही मौजूद लड़के इस स्कैवेंजर जॉब नाम सुनकर सोच रहे थे कि क्या स्कैवेंजर कोई नई तरह की जॉब थी, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना था। फिर वो एग्जामिनर बताती है हर एक व्यक्ति को अपना अपना सर्टिफिकेट पाने के लिए साथ में टीम बनाकर अबिस में जाना होता था, और अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति ऑल इन वन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहता था तो उसे अबिस में अकेले जाना पड़ेगा। और चाहे क्वेस्ट एक टीम के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पर अगर कोई बेवकूफ़ उसे अकेला करेगा तो वो बस अपनी मौत को बुलवा देगा। ये चिंग सामने के पोस्टर्स पे क्वेस्ट का डिफिकल्टी लेवल पढ़ता हुआ पूछता है, अगर उसने अकेले ने इसे हरा दिया इसका मतलब था उसे हंटर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिस बात पे वो एग्जामिनर हाँ करती है और अपने हाथ में उस क्रिस्टल को उठाते हुए वो बताती है ये चिंग के एटीट्यूड से देखकर दो ही बातें हो सकती थी, या तो वो एक नंबर का गधा था या तो उसके पास कुछ छुपी ताकत थी और स्टोन के ऊपर हाथ रखकर सब कुछ पता चल जाएगा। और बस उसकी बात मानकर जब येचिंग उस स्टोन के ऊपर हाथ रखता है वो स्टोन बिल्कुल भी नहीं चमकता, जिससे ये बात बाकियों के लिए साफ हो जाती है कि येचिंग कोई एक्सपर्ट नहीं बल्कि बस एक बेवकूफ़ था। और इस बात से बाकी लोग जोतुंग को चढ़ाते बताने लगते हैं कि उसका ब्रू येचिंग तो एकदम का बेवकूफ़ था जो बस अकेला अबिस में मरने के लिए जा रहा होता है। पर जोतुंग को यहाँ पर येचिंग पे भरोसा था और बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही येचिंग को भी खुद पर। अब इसकी चाबी को लेकर वो पूछता है कि उसे बस इतना ही काम करना है ना। वो एग्जामिनर बताती है कि अगर वो खुद अपने आप को इतना मरवाना ही चाहता है तो वो उसके अंदर जाने की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेगी, पर वो थोड़ी बहुत असमंजस में है कि वो कम से कम जिंदा वापस आए। वो उसे उस बड़े से अबिस रूम के सामने ले आते हैं जो एक बहुत ही बड़ा दरवाजा था जो यहाँ से सीधा अबिस को लीड करता था। और वहाँ पर येचिंग के पीछे पीछे वही सन की बंदा भी आ जाता है अपने दोनों चेलों के लेकर, और वो एग्जामिनर से पूछता है कि आखिर इस जैसे कचरे को एक हाई लेवल डंजन में जाने का हक किसे दिया जा रहा होता है। और वो उस एग्जामिनर से बिल्कुल वैसे ही अंदर जाने की चाबी मांगता है ताकि वो भी बिल्कुल ऐसे ही एक अबिस में जा पाए और अपना ऑल इन वन सर्टिफिकेट भी पा पाए। जिस बात पे एग्जामिनर बता देती है हर एक डिफिकल्टी लेवल की सिर्फ एक ही की मौजूद है, तो अगर वो भी यही गेयर ट्राई करना चाहता था तो वो अगली बार टाइम लेकर आ सकता था। कि फिर येचिंग की तरफ इशारा करता हुआ पूछता है कि क्या फिर वो इस बंदे के साथ नहीं जा सकता था। और क्योंकि बेशक अंदर टीम का जाना अलाउड नहीं था तो वो अंदर इसके साथ टीम के तौर पर नहीं जाएगा बल्कि एक विरोधी के तौर पर। ये बात सुनकर एग्जामिनर के पीछे खड़े गार्ड्स बताते हैं कि रूल्स में टीम के गेट के अंदर जाना बिल्कुल ही मना था, पर अंदर विरोधी के तौर पर जाया जा सकता था।
जो बात सुनकर वो लेडी भी एक बात पक्की करती उन्हें बताती है कि एक दूसरे का विरोधी बनने का यहाँ पर मतलब था कि जीतने वाला सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो गेट से बाहर आएगा बॉस की लूट लेकर, और वो ही इस कंपटीशन में जीतेगा और उसे ही वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो उन्हें पहले ही वो उम्मीद भूलने को कहती है कि अंदर जाकर वो चुपके से टीम के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि अगर वो दोनों यहाँ पर कॉम्पिटिटर के तौर पर भी अंदर जाते हैं तो इस अबिस की डिफिकल्टी हार्ड लेवल से सीधा नाइटमेयर लेवल की होने वाली थी। और यही वो मेन वजह थी कि वो स्पेशल गेट में सिर्फ एक ही व्यक्ति को एक टाइम पे भेजते रहे, क्योंकि दो लोगों के अंदर जाने पर डिफिकल्टी और भी बढ़ जाती है। जितने लोग बढ़ते जाएंगे अंदर मौजूद खतरे का लेवल भी उतना ही खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अंदर मौजूद उन मॉन्स्टर्स को काफ़ी सारी एनहांसमेंट्स बफ्स वगैरह मिल जाएंगे। तो क्या वो ये सारी बातें जानने के बावजूद वो दोनों अंदर जाकर क्या इस डंजन को चैलेंज करना चाहते हैं? और ये चिंग उसकी बातें सुनकर सोच रहा था, ये इलीट मॉन्स्टर्स को एनहांसमेंट देने के तौर पर गिन रहे हैं, क्योंकि शायद इस तरह अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स के बफ के साथ साथ काफ़ी हमारे हमलों से हमें डीबफ वगैरह भी मिल गए होंगे। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने इसका सामना पहले भी किया है। और यहाँ पर दूसरा गॉड चोजन बंदा एकदम प्राउडली बताता है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा कमाल की लूट है, तो ये डंजन उसके लिए काफ़ी आसान होगा। और वैसे उसका बंदा वहाँ पर उनका खजाना सामने करता है। ये चिंग भी उनकी तरफ देखकर कह रहा होता है, बंदे की बात बिल्कुल ही सही है, ये हाई क्लास की लूट बफ तुम्हारी ताकतों को पहले से बहुत ही गुना बढ़ा देते हैं, और एक अच्छी लूट के साथ तो एक नूब की ताकत भी काफ़ी बढ़ सकती है। और यही तो आखिरकार असलियत में पैसे की ताकत है। और ये चिंग को सोच में डूबा देखकर एग्जामिनर पूछती है कि क्या ये चिंग इस बात से अग्री करता है या फिर वो अकेला जाना पसंद करेगा। जिस बात पे वो भी बताता है कि उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बस अंदर जाकर फटाफट अपना काम करके बाहर आना था ताकि वो अपना हंटर सर्टिफिकेट ले पाए। और अंदर ही अंदर वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर इस नाइटमेयर लैंड में अगर उसे कुछ रेयर मॉन्स्टर्स मिल गए तो उनकी स्कैवेंजिंग कर कर आखिर उसका कितना कर ज़्यादा फायदा हो पाएगा। कि यहाँ पर जोतुंग भी पीछे खड़ा बताता है, अंदर जाकर अपना ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभार होता है कि डंजन के अंदर जाते ही तुम्हारे सामने बॉस हो सकता है, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि अंदर जाकर आपको कोई डीबफ वगैरह मिल जाए। जिस बात पे इचिंग बताता है कि उसके साथ चल रहे बंदे के पास अच्छा आर्मर है, तो अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वो उसका इस्तेमाल करेगा। और वो बंदा येचिंग को पहले ही बता देता है कि अंदर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे, तो अगर येचिंग वाते मर भी रहा होगा तो वो उसे बचाने के लिए उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि इस टेस्ट में उनमें से सिर्फ एक ही बंदा पास आ सकता है। जिस बात का येचिंग जवाब देता उसे बताता है, अगर तुम सच में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने जाते हो तो पहले अंदर का दरवाजा तुम खोल सकते हो, जिससे हम देख ही पाएंगे कि आखिर गॉड चोजन वाले का लक कितना कर ज्यादा है। जिस बात पे वो बंदा भी खुश होता बताता है कि कम से कम येचिंग को अपनी औकात तो पता है कि पहले बड़ों को आगे बढ़ना चाहिए, और खासकर सबसे पहले तो उन लोगों को जिनको स्पेशली भगवान ने चुना है। वैसे ही अपनी चाबी लेकर फटाफट उसके होल में घुसा देता है, और उसका वो दरवाज़ा खोलती वहाँ पर एक भयानक एनर्जी के साथ साथ काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। अब इसकी डिफिकल्टी को नाइटमेयर लेवल पर बदल दिया गया होता है। मॉन्स्टर्स की क्वांटिटी भी 300 गुना बढ़ा दी गई थी, मॉन्स्टर्स की एचपी भी 150 गुना बढ़ा दी गई थी, और उनका डैमेज भी 70 गुना ज़्यादा है। उस नाइटमेयर लैंड का इफेक्ट भी चालू हो गया था, जिसमें मॉन्स्टर्स पे किए गए सभी बफ 300 गुना बढ़ चुके थे। डंजन के अंदर सभी की जाने वाली हीलिंग 75% माइनस में जाएगी, और हीलिंग पोशन जल्दी खत्म होंगे। और ये चीजें देखकर वो आदमी परेशान होकर चिल्लाने लगता है, आखिर ये कैसी घटिया बात हुई? हरामखोर मॉन्स्टर्स को नाइटमेयर लेवल की डिफिकल्टी के साथ साथ इतने सारे के सारे बफ दे दी गए हैं, और उल्टा यहाँ पर हमारी तरफ हमें इतने सारे डीबफ दे दी गए हैं। और इस बात का मतलब हुआ कि जितने के सारे पोशंस मैंने तैयार किए थे अंदर जाने के लिए, उनमें से कोई भी काम नहीं आने वाला। तो आखिर इन पोशंस को अंदर ले जाकर आखिर मैं क्या करूंगा? जो देखा येचिंग सोच रहा होता है, सिर्फ पोशंस ही नहीं थे जिनका फायदा नहीं होगा, बल्कि एबिलिटी से की जाने वाली हीलिंग भी वहां पर निकम्मी पड़ जाएगी। यानी यहाँ पर येचिंग किसी भी खतरे में थी तो उसे कुछ भी कर कर अब अपनी एबिलिटीज का एकदम सही ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना उसकी मुश्किलें बहुत ही बढ़ जाएंगी। कि वो आदमी बताता है कि वो इतना बड़ा बैकपैक सिर्फ इन पोशंस को भर कर लाया था, पर अब इन पोशंस को बोझ के तौर पर ले जाने से अच्छा वो उन्हें बाहर ही छोड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर कम से कम उसके पास कुछ और खास चीज़ थी, और तभी वो अपने बहुत ही हाई क्लास के आर्मर को डाल लेता है, और खुशी में बताता है कि अपने इस आर्मर के साथ वो सामने आने वाले हर एक मॉन्स्टर को खत्म करके रख देगा। इसलिए एकदम एक्साइटेड और अब निडर बनने की कोशिश करता पहले खुद उस अबिस के अंदर एंटर करता चला जाता है। और येचिंग भी उसके बाद बिना कुछ समय गंवाए उसके पीछे पीछे अंदर को चला जाता है। कि तभी उसके बाद वहां पर एक नोटिफिकेशन आता है कि 1 सेकंड मेंबर के अंदर जाने की वजह से डिफिकल्टी को नाइटमेयर लेवल पर पक्का कर दिया गया होता है। साथ ही साथ तभी एक और नोटिफिकेशन वहां पर चमकता है कि अंदर एक लेजेंडरी चैलेंज चालू किया गया होता है। यानी इस डंजन के अंदर एक लेजेंडरी मॉन्स्टर होगा, और उसका कोई भी चोजन रूम नहीं था, यानी वो लेजेंडरी मॉन्स्टर कहीं भी हो सकता है, और उसे हराने के बाद लेजेंडरी रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। ये नोटिफिकेशंस को देखकर वो एग्जामिनर हैरान होती कहती है, ये तो एक लेजेंडरी म्यूटेशन था,
ये 300 लोग के फंसने के बावजूद भी मुश्किल थी, तो आखिर अंदर जाने वाले का लक कितना खराब था जो ये नामुमकिन सी म्यूटेशन हो पाई थी। और इसलिए हैरानी में वो अपने गार्ड्स को बताती है फटाफट इस बात के बारे में जाकर हाई अथॉरिटीज को बताना कि इस जगह पर एक लेजेंडरी म्यूटेशन हुई थी। उन्हें फटाफट यहाँ पर रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए कहना होगा, जिसकी सिर्फ और सिर्फ 2 वजह हो सकती हैं। ये जानने के लिए कि आगे क्या ये चेंग उधर जाने के बाद उस लेजेंडरी मॉन्स्टर को ढूंढकर हरा पाएगा या फिर नहीं, देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके अगले एपिसोड का। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो।